हेलो जगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर नीट, केमिस्ट्री फॉर जेई एंड केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स। यानी कि एक लेक्चर तीनों की छुट्टी। जो जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कर सकता है, हम लोग फोड़ेंगे। और आई होप आप लोगों ने हमारा कल का ग्रेविटी सर्कल के रिजल्ट्स का वीडियो देखा होगा। और वीडियो में तो मैंने थोड़े से डाले थे, जो नीचे कमेंट्स हैं भाई साहब, पता चलता है कि ग्रेविटी ने कितने लोगों ने फोड़ा है। और उसका एक बात बताऊं, मैं जब एग्जाम हुई ना, जैसे कि मई में आई थिंक 7 मई को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम था, तो उस दिन कम से कम मेरे चैनल पर 2500 अनसब्सक्रिप्शन हुए। मतलब जिन बच्चों ने पढ़ा, एग्जाम हुई, उन्होंने चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। तो अभी राइट नाउ शायद वो कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। और अगर वो लोग रिजल्ट बताएं तो भाई साहब रिजल्ट की बाढ़ आ जाएगी। मतलब एक तरफा ग्रेविटी सर्कल का रिजल्ट आ जाएगा, विच शोज कि बिना फीस लिए भी, बिना कोई चार्ज मारे, अगर हम लोग 95% प्लस जा रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग किस लेवल पर पढ़ाई करते हैं और क्या क्या चीज यहां पर मिलती है। और कल के वीडियो में तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट है कि सर वो एनसीईआरटी जो आप बीच बीच में दिखा के पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, उसमें पढ़ने में मजा आ रहा है, तो क्या सच में आपको मजा आ रहा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आज में मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। गाइस देखो, यहां पर मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कल चैप्टर की शुरुआत कर ली थी। हम लोगों ने कल केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। और केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने के बाद हम लोगों ने द फाइल नो लॉन्गर एग्जिस्ट और रीनेम्ड, व्हाट हैपेंड गाइस? ऐसा कैसे हो गया यार? कम ऑन यार, वाह यार, इसको तो चेक करना पड़ेगा मैन। मैं फाइंडर पे जाकर चेक करते हैं यार, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था यार। कम ऑन यार, ऐसे कैसे हो गया? शायद 2 बार डाउनलोड हो गया, तो कोई बात नहीं, चलिए वापस आ गया है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल 4.2 तक बात कर ली थी। हम लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया था, मैंने आपको खुद ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था। अब हम लोग इन 2 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए आ जाइए इन 2 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर, ठीक है? अपनी अपनी किताब खोल लो, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 एंड 4.2 आज आप लोगों को मेरे द्वारा सॉल्व करवाए जाएंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 क्या कहता है मुझे बताइए। मैं आपको पूरा हैंड फीडिंग नहीं, क्या बोलते हैं, स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू, पहले बोलना सीख ले रे बाबा। हाँ, तो गाइज मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 4.1 इंटेक्स्ट का बता रहा हूं। फॉर द केमिकल रिएक्शन आर से पी, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02, ठीक है साहब। तो हम लोगों को ये बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट, यानी हमको आर ए वी जी निकालना है, विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। R2 का वैल्यू इज गिवन 0.03 टू 0.02, यानी ये आपको R1 दे रखा है एंड ये आपको R2 दे रखा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय इन 25 मिनट्स। अब देखो यहां पर पहले टाइम आप T को 25 मिनट्स लिख लीजिए एंड सेकेंड टाइम में, क्योंकि आपसे वो सेकेंड्स में भी पूछ रहा है, आप 25 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 0 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, 1500 सेकेंड। ये 2 आपको वैल्यूज मिल गई। यहां पर आपका T1 0 रहेगा, दोनों ही केस में आपका T1 0 रहेगा और दोनों केस में आपका T2 बदल जाएगा। एक वाले केस में 25 हो जाएगा, एक वाले केस में 1500 हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले वाले केस में हम 25 मिनट रख देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर अगर आप मिनट्स में निकालेंगे तो कुछ 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 आना चाहिए, समवेयर अराउंड 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर पर मिनट। मेरे प्यारे लाडले बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर मैं डेसिमल इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 0.4 की जगह 4 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट। और सेकेंड केस में क्या करेंगे? सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम यहां पर आर एवरेज निकालने के लिए हम यहां पर R2 रखेंगे, वही 0.02 माइनस 0.03। अच्छा, यहां पर मैंने माइनस इग्नोर किया है।
आप यहां पर देखेंगे कि आप यहां पर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी -0.01/25। लेकिन हम यहां पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम लोग रेट कभी नेगेटिव नहीं शो करेंगे। हम बोलेंगे विद दिस द रेट इज टेकिंग प्लेस या द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद दिस रेट। हम नेगेटिव साइन शो नहीं करते हैं ना, ये बात का खास ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1500 से ताकि आपको वैल्यू काय में मिल जाए, आपको वैल्यू सेकंड्स में मिल जाए। आपको इसका आंसर 0.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो क्या आपका इंटेक्स क्वेश्चन 4.1 सॉल्व हुआ? क्या आप लोगों का इंटेक्स क्वेश्चन 4.1 सॉल्व हुआ? मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ग्रेट। क्या मैं इसको रब कर दूं? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4.2 की तरफ। एक रिएक्शन हो रही है 2A से प्रोडक्ट। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, 2A, ये नीला क्यों पड़ गया? अरे बेटा ढंड। तो ये 2A से प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर अगर मैं इसको रेट में लिखूं RAV में, तो मैं लिखूंगा -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? सर ऐसा लिखना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये क्या बोल रहा था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4। ठीक है, तब हम यहां पर RAVG निकालेंगे। तो यहां पर हम पहले 1/2 डिवाइड में रखेंगे, फिर अब मैं यहां पर डेल्टा A बाय डेल्टा T निकालूंगा। अब आप लोग जानते हैं डेल्टा A बाय डेल्टा T निकालने का फॉर्मूला वही हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब यहां पर तुम्हारा R2 माइनस R1 कितना आ रहा है? 0.4 हो गया ये, माइनस 0.5। शुरुआत में 0.5 था, बाद में 0.4 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी -0.1 डिवाइडेड बाय 10, और वीकेंड से माइनस इग्नोर करके 0.01, और वीकेंड से 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर। और ये वैल्यू आपको मिनट में दे रखी है क्या? हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी पर मिनट। सो इट विल बी मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो यहां पर मैं ये वैल्यू रख दूंगा पूरी, 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होना चाहिए। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए? क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? पक्का? चलिए ग्रेट। तो ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ जाएंगे। हम इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले और क्वेश्चन करेंगे। इतनी जल्दी थोड़ी खत्म करेंगे मामला, भैया क्वेश्चन करने पड़ेंगे। गाइस, अनअकैडमी से आ गया एक बहुत ऑसम अपडेट। अब आप लोग अनलॉक 20 ऑफर का इस्तेमाल करके 29 जुलाई तक अपने सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ पा सकते हैं। यानी अगर आप अनअकैडमी पर हमारी कैटेगरी IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE यानी 8, 9 एंड 10th के स्टूडेंट है, तो आप इस कैटेगरी में आकर मेरा कोड ग्रेविटी इस्तेमाल कर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर अपने इस 20% ऑफ का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, देर किस बात की, इस ऑफर को अभी इस्तेमाल करें एंड लेट्स क्रैक इट। जब तक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें प्रैक्टिस कैसे होगी? चलिए अब मैं कुछ और स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं। तो ये रहे हमारे कुछ और क्वेश्चंस जो हम लोगों को यहां पर प्रैक्टिस मारने ही पड़ेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन रिएक्टेंट। अब यहां पर अंडरलाइन किसको किया है? इसने यहां पर ब्रोमीन को अंडरलाइन किया है और यहां पर इसने ब्रोमीन को अंडरलाइन किया है। तो हमको इनके रेट लिखना पड़ेगा। तो भैया मुझे एक बात बताओ, वो वाले ब्रोमीन का आप रेट कैसे लिखोगे? आप लिखोगे -1/5 डेल्टा Br नेगेटिव बाय डेल्टा T, Br नेगेटिव बाय डेल्टा T, है ना? और विच इज इक्वल टू ये Br3 हो जाएगा 1/3, यहां पर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा Br2 बाय डेल्टा T। अब आपका ये एक्सप्रेशन हो गया। अब देख लो ये किससे मैच कर रहा है, डेल्टा Br नेगेटिव। अब हम अगर इसको रीअरेंज कर लें, तो इसको रीअरेंज करके या तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। मैं 3 को अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में मार दूं,
तो हो जाएगा -3/5 डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी आर टू बाय डेल्टा टी, है ना। ये आपका वैल्यू हो गया। अब आप देख लो ये किससे मैच कर रहा है, क्या ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है क्या, बी आर टू बाय डी टी। अच्छा, यहां पर इन्होंने डिफरेंशिएशन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर डी टी लगा लो, इट्स नॉट अ बिग डील, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है, हम लोगों ने एवरेज निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप इंस्टेंटेनियस का डी टी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो डी बी आर टू बाई डी टी इज इक्वल टू -3/5 डी बी आर टू, मेरा ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। माई आंसर इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी। क्या हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आया? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4.9 है ये, जरा इसको ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है ये। एक रिएक्शन है जिसमें कि वो उस तरीके की रिएक्शन हो रही है, H2 + I2 से 2HI बन रहा है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इस इतना, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI कितना होगा। ठीक है, हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं H2, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस डेल H2 डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल टू HI पूछ रहा है मेरे से ये, प्लस 1/2 डेल HI बाय डेल T। मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो ये मुझे निकलेगा -2 डेल HI बाय डेल T एंड इट इज इक्वल टू प्लस डेल H2 होगा, आई एम सॉरी, बाय ये हो जाएगा HI बाय DT। अब तुमको यहां पर H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है। अच्छा, माइनस साइन इग्नोर करना है, माइनस साइन को इग्नोर करने के लिए आप पूरी एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। H2 बाय HI की वैल्यू कितनी, 1 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डेल HI बाय डेल T। तो आपको वैल्यू मिल गई 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या वैल्यू आपके ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रही है? जी हाँ, हमारे ऑप्शन नंबर 2 से ये मैच कर रही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज सुपर डुपर हिट एंड इट इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। मजा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को, एंड आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करने को मिल रही होगी जितनी शायद कहीं नहीं मिली होगी। तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाने में, एंड आप लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। और हम लोगों को मजे के लिए ही काम करना है, अगर हम मजे के लिए काम नहीं कर पाए तो फिर किसके लिए काम करेंगे। चलिए रिएक्शन देखते हैं। आपको यहां पर अमोनिया का रेट दे रखा है। अब आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन कैसा दिखेगा, डेल्टा, नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 प्लस में डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। और दूसरी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। ये आपकी एक्सप्रेशन मेरे प्यारे बच्चों दिखाई देगी, और यहां पर +1/2 भी लगाना पड़ेगा। पहले हम नाइट्रोजन के केस में बात कर लेते हैं। गाइस नाइट्रोजन के केस में आप एक काम करो, ये जो अमोनिया के रेट की वैल्यू है इसके 2 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दो। मैं रखूंगा सब कुछ पॉजिटिव, तो इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो ये दिखने लगेगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये नीचे का 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2 डेल N2 बाय डेल T इज इक्वल टू डेल NH3 बाय डेल T, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻4। मैं मोल्स पर लीटर पर सेकेंड नहीं लिख रहा हूं। और ये 2 यहां पर रखेंगे, ये हो जाएगा डेल N2 बाय डेल T। ये 2 ने इसको काटा तो वैल्यू हो गई 1 × 10⁻⁻4। ये आपके पहले की वैल्यू निकल गई, ये आपके नाइट्रोजन की वैल्यू निकल गई। दूसरा हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस हाइड्रोजन के 3 को इधर ले आते हैं और इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये प्लस हो जाएगा,
प्लस डेल H2 बाय डेल टी, आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। आपको अमोनिया की वैल्यू दे रखी है और यहां पर ये 3 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय आपको यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴ है ना। एक्सप्रेशन अरेंज करते आ गई। अब एक बार बताओ, 2 से तो ये 2 कट गया तो वैल्यू कितनी मिली 3 × 10⁻⁴। खत्म काम, फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया दिख रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वीडियो लोग। एक रिएक्शन हो रही है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cr2O7 इतना दे रखा है, मेजर ड्यूरिंग, नहीं क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग मेजर टाइम, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ अपियरेंस, ठीक है, HNO3 और इसका HNO2 का बोल रहा है, ठीक है लिख लेते हैं। तो डेल्टा माइनस का साइन Cr2O7 डाई नेगेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा T एंड इट इज इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, HNO2 का डिसअपियरेंस ही पूछ रहा है, तो ये रहा HNO2, तो ये हो जाएगा -1/3 डेल HNO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये 3 को मैं उधर ले जाऊं इधर और दोनों इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरा झंझट खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा Cr2O7 -2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा HNO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। Cr2O7 वाले की वैल्यू क्या दे रखी है तुम लोगों को 2.4, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.4 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू डेल्टा HNO2 बाय डेल्टा T। तो क्या वैल्यू हो जाएगी भैया इसकी, 4 3 12, 1 कैरी 3 2 7.2 × 10⁻⁴। क्या मेरा क्वेश्चन किसी के साथ मैच कर रहा है? हाँ सर, आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई गाइस, गाइस ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई गाइस। क्या हमें मिल गया आंसर? चलिए ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास में ये जो क्वेश्चन आ रहा है, पहले जरा इस क्वेश्चन को एक बार इवैल्यूएट कर लो। पहले जरा इस क्वेश्चन नंबर 4.18 को जरा देखो और समझो इसमें क्या दे रखा है। एक रिएक्शन दे रखी है सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। लेकिन सर यहां पर मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हो गई कि सर यहां पर रिएक्शन के अंदर मुझे कॉन्सेंट्रेशन की जगह मुझे प्रेशर दे रखा है। इस क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेंट्रेशन की जगह मुझे प्रेशर दे रखा है। तो सर अब मैं प्रेशर के लिए इस केमिकल रिएक्शन को कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इस केमिकल रिएक्शन को प्रेशर के लिए कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को यहां पर एक छोटा सा खेल खेलना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है जो मैं आप लोगों को अभी सिखाने वाला हूं एंड बिना किसी चिंता के इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज रेट अगर आपको निकालना हो, अगर आपको एवरेज रेट निकालना हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हम यहां पर क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन T2 माइनस T1। बोलो बल्ले बल्ले पुर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बड़ा घटिया क्वेश्चन था साहब। अरे सर इतना घटिया क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, सर यहां पर आपको ATM में बोला गया है आंसर दो और तुमको यहां पर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दे रखा है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दे रखा है। तो गाइज यहां पर आप देखो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप पहले इनको इंडिविजुअली mmHg से ATM में कन्वर्ट कर लो। जिन बच्चों को नहीं आता मैं बता दूं बेटा, 1 ATM इज ऑलवेज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो केस नंबर 1 में तुम्हें 700 मिलीमीटर दे रखा है, तो ये तुमको x करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगा 700 अपॉन 760, ये चला गया तो हो जाएगा 70/76 mmHg। या तो इस तरीके से आप निकाल लो, बट मैं इस तरीके से निकालना नहीं चाहता। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? मैं पहले आलसपने में सिंपली एक काम करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, मेरा यहां पर P2 क्या हो गया, प्रेशर शुरुआत में इतना था, एंड में इतना हो गया। तो क्या मैं 500 माइनस 700 लिख दूं डिवाइडेड बाय 250 सेकेंड फाइनल था, इनिशियल 0 था।
यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी -200 अपॉन 250। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि माइनस तो हमें हटाना होगा क्योंकि एवरेज रेट कभी माइनस में नहीं आता। तो जैसा आपको सिखाया गया था इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी 200/250, 200/250। लेकिन यहां पर आपको जो वैल्यू मिल रही है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी mmHg। इसकी यूनिट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? mmHg पर सेकेंड, mmHg पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तुमको सेकेंड में दे रखी है, ये वैल्यू तुमको mmHg में दे रखी है। अब क्या करना है सर? आपको तो ATM में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना भाई? ठीक है ना? मेरे को एक बात बताओ, 200 mmHg इज इक्वल टू XATM, इज इक्वल टू XATM। और हम लोग जानते हैं 760 mmHg इज इक्वल टू 1 ATM। तो जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारूंगा तो ये हो जाएगा x इंटू 760 और ये हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 डिवाइडेड बाय 760। तो मैं यहां पर वैल्यू में पुटअप कर दूं इसको तो ये ऐसा नहीं निकलेगा, 200 अपॉन 760 मल्टीप्लाई बाय 250। ये और ये कट गया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 3 80, फिर 2 तो ये जाएगा 190। तो ये वैल्यू होगी 1 अपॉन 190 इंटू 5। बस व्हाटसोएवर विल बी योर आंसर। आई थिंक आपको इसका आंसर कुछ 1.05 मिलेगा, 1.05 इंटू 10⁻³ ये आपका ATM में आंसर आ गया। बोलो बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपको ATM में आंसर निकालना आया? क्या आप लोगों को ATM में आंसर निकालना आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? एक बार जरा इसको अच्छे तरीके से देख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? पक्का? अब मैं आपको एक डेरिवेशन यहां पर सिखाने वाला हूं। बिना इस डेरिवेशन के जेई और नीट लेवल पर तुमसे सवाल नहीं बनेगा। बोर्ड लेवल पर यह सवाल वैसे तो नहीं आता, लेकिन जेई और नीट लेवल पर अगर यह सवाल आ गया तो आप लोगों को यह क्वेश्चन करना पड़ेगा। गाइस यहां पर मैं आपको रिलेशनशिप पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हम लोग एक रिलेशनशिप देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर पर यूनिट टाइम वर्सेस मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम। यानी अगर आपको सवाल में जो एवरेज रेट दे रखा है, अगर वो प्रेशर पर यूनिट टाइम में दे रखा है, जैसे कि आपको यहां पर ATM पर सेकेंड में दे रखा हो, आपको mmHg पर सेकेंड में दे रखा हो, अगर इस तरीके से आपको वैल्यू दे रखी है और आपको उसको कन्वर्ट करना है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में, तो ये कन्वर्जन आप कैसे करोगे? जैसे आप यहां पर खुद देख रहे हो, अभी ये पिछले वाले सवाल में, हमारे इस सवाल में हमें फाइनल जो आंसर मिला वो मिला 1.05, लेकिन ये काय में मिला? ये हमें मिला ATM पर सेकेंड में। अब ये हमसे बोल रहा है कि इसको मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके बताओ। तो इस तरीके के सवालों को हम करेंगे कैसे? तो इस तरीके के सवालों को करने का एक बहुत अच्छा सा मेरे पास में लॉजिक है। प्रेशर किसका दिया होता है? ऑब्वियसली ये गैस की बात कर रहा होता है। तो क्या गैस के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा दूं, PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं एक काम करूं, ये जो n है इसके नीचे वॉल्यूम को डिवीजन में ले आऊं तो ये दिखने लगेगा n/v। क्या ये n/v दिखने लगेगा? हाँ या ना? अब इस RT को मैं उधर ले जाऊं, क्या मैं ये RT को उधर ले जाऊं तो ये P डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा। हाँ, तो ये दिखने लगेगा मुझे P डिवाइडेड बाय RT। ये आपने आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस मेरे प्यारे गुलजारी लालो? ना, मुझे बताओ, जब कभी भी आप लोग किसी भी चीज का एवरेज रेट लिखते हो, आप यहां पर क्या लिखते हो? माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। मुझे एक बात बताओ, ये जो डेल्टा R है, ये जो आपका डेल्टा R है, अभी अपन यहां से माइनस साइन हटा देते हैं, नो वैल्यू, रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी के लिए भी हो सकता है। ये R कहां से निकलता है? आप बोलोगे सर ये R निकलता है डेल्टा R R2 माइनस R1 से। मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को इस R की यूनिट बताओ। सर ये R कॉन्सेंट्रेशन है,
सर दिस आर इज कॉन्सेंट्रेशन एंड इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। तो क्या मैं इस आर को ये मोल्स पर लीटर यानी मोल्स पर वॉल्यूम नहीं मान सकता? सर मान तो सकते हो, आपकी बात में सर मुझे दम तो लग रहा है साहब। सर आपकी बात में मुझे दम तो लग रहा है, यानी अगर मैं यहां पर डेल्टा आर की जगह, अगर मैं यहां पर डेल्टा आर की जगह क्या कर दूं? एन अपॉन वी मान लू, एन अपॉन वी मान लू। अगर मैं यहां पर डेल्टा की जगह अंदर एन अपॉन वी मान लू अपॉन डेल्टा टी, तो एन अपॉन वी की वैल्यू तो पी अपॉन आर टी हो गई। सो देयरफॉर ये हो गया डेल्टा पी अपॉन, अच्छा आर तो कांस्टेंट है तो आर को तो मैं नॉर्मली ही लिखूंगा, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है डेल्टा टी। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? बात आई कि नहीं आई? देखो आई 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 कि नहीं तुमको आई? अच्छा यहां पर मैं डेल्टा टी भी नहीं लिखूंगा। एक काम करता हूं, मैं डेल्टा टी क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि ये तो मुझे टाइम दे ही रखा होगा। ये सॉरी ये टाइम नहीं है ना, आई एम सॉरी, ये टेम्परेचर है एंड टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। हम ये जो काम कर रहे हैं हम ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं, रियली सॉरी। सो दिस टी इज योर टेम्परेचर नॉट टाइम, तो टेम्परेचर भी वेरी नहीं करेगा और डेल्टा टी तो यहां पर है ही। तो क्या तुम्हारी इक्वेशन नहीं बन गई? तो क्या तुम्हारी यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की इक्वेशन ये नहीं बन गई? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय आर टी। क्या ये इक्वेशन नजर आ रही है आप लोगों को? क्या ये इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर अब आप इसका रिलेशनशिप क्या बना रहे हो? अरे यही तो रिलेशनशिप है, यही तो रिलेशनशिप है। तो देयरफॉर रिलेशनशिप क्या हो गया? देयरफॉर आपका रिलेशनशिप हो गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। अब यहां पर अगर आप डेल्टा आर की जगह पर अगर आप यहां पर मोल्स पर वॉल्यूम लिख दो अपॉन डेल्टा टी कर दो, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। बेटा ये एक्सप्रेशन याद रख लेना, और याद नहीं आता है तो इसको डिराइव करना सीख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इक्वेशन इज वेरी इजी, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पहले ये एक्सप्रेशन आराम से नोट कर लो, आराम से इस एक्सप्रेशन को नोट कर लो, फिर हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग हमारे वापस से इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या मैं पूरा रब कर दूं? क्योंकि ये पूरा रब करने पर ही मेरे को मजा आएगा। बस मैं यहां पर पता है एक चीज लिख के रखूंगा, बस यहां पर मैं एक चीज लिख के रखूंगा, ये वाली वैल्यू, दैट इज कितनी आ रही जरा बताना? 1.05। आर एवरेज मेरा आ रहा है 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM पर सेकेंड, ठीक है। अब लगा दो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी सिखाया। आपको मोल्स पर लीटर पर सेकेंड चाहिए, सो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड विल बी डेल्टा N बाय V अपॉन डेल्टा टी। मैं अगर चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा, मुझे किसकी बात बोल रहा है ये? NO की, वो NO की, तो मैं इसको डेल्टा NO बाय डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में बात कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। क्या थोड़ी देर पहले आपने ये जो वैल्यू निकाली है, इसमें ये वैल्यू तुम्हारी डेल्टा पी और ये वैल्यू तुम्हारी डेल्टा टी की नहीं थी? हाँ सर, ये देखो ना P2 माइनस P1, तो ये तुम्हारी जो वैल्यू आई ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की थी। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई? 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3। ध्यान से ATM पर सेकेंड का खेल खेलेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब R ना, यहां पर मैं R की कौन सी वैल्यू चूज करूंगा? आइडियल गैस कांस्टेंट की 0.0821। सर ये वैल्यू क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसकी यूनिट होती है ATM लीटर पर सेकेंड पर मोल की, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन।
वो नहीं 273 केल्विन बोल रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में 273 केल्विन दे रखा है। बोलो, समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों को? क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? और यहां पर ये एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। आइडियल गैस कांस्टेंट में पर केल्विन आएगा, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, आई एम सॉरी पर सेकेंड नहीं आएगा, पर केल्विन पर मोल। अब यहां पर अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो एटीएम से एटीएम कट गया, वेरी गुड सर। केल्विन से केल्विन कट गया, अरे सर मजा आ गया। अब यहां पर बचा पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो एक काम करो, पर मोल को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा मोल, लीटर को नीचे ही रहने दो, और ये पर सेकेंड जो दिख रहा है तुम लोगों को, इसको भी तुम लोग पर सेकेंड ही रहने देने नीचे ले जाओ। तो ये या तो ऐसा दिखने लगेगा, या ये पर मोल जब ऊपर जाएगा तो ये सिंपल मोल दिखने लगेगा। अभी लीटर नीचे ही है इसलिए पर लीटर और पर सेकेंड को पर सेकेंड। तो हाँ सर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में काम हो गया सर, हमारी यूनिट मैच कर गई। अब हम लोगों को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है। 1.05 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 273। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाटसोएवर विल बी द आंसर, वही आपको आपका आंसर लेकर चलना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम सब लोगों को ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया क्या? बोलना छोटे, तेरे मगज में आया क्या? ठीक है, आंसर लिख लो। 4.7 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड के आसपास आना चाहिए कैलकुलेशन करके सबका प्यार बच्चों। चलो आगे बढ़े गाइस, चलिए ग्रेट। ओके चलिए, हम ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद तुमको लग रहा होगा तुम हिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, सबको बोलना पड़ेगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर अब लग रहा है इस टॉपिक में कि अपुनिच भगवान है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहां पर आप लोगों को ये बोल रहा है कि 2 से 1.2 हो गया है 50 मिनट में। आपको पहले प्रेशर बताना है, ठीक है? तो एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर मिनट, यानी P2 माइनस P1, T2 माइनस T1। P2 इज 1.2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 50, यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 50। मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, ये बात मैं करोड़ों बार बोल चुका हूं, अरबों खरबों बार बोल चुका हूं। और ये क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हमें माइनस साइन हटाना है, बिकॉज माइनस साइन में कभी भी रेट नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0.016। 5 1 5 3 कैरी, हाँ डेसिमल हटा दूंगा 1 2 3 तो जाएगा नहीं 1 2 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2। प्रेशर एटीएम में दे रखा है तो ये जाएगा एटीएम पर सेकेंड। अब क्योंकि एटीएम में दे रखा है, आप इस बात को याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि जब कभी भी आपको प्रेशर एटीएम में दे रखा हो, आपको आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल लेकर दौड़नी है। ठीक है प्यारो, गुलजारी लालो। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा, वैसे तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए डेल्टा द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी। मतलब हम यहां पर एक काम करते हैं, इसको रैंडमली डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखेंगे। आपको एक्चुअली वैल्यू इसी की निकालनी है, लेकिन हम लोग जानते हैं डेल्टा आर मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेल्टा आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज मोल्स पर लीटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आपको इसकी वैल्यू एक्चुअली में निकालनी है, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय आर टी। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की वैल्यू आपको यहां से मिल चुकी है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 एटीएम पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आप लिखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय सर टेम्परेचर कितना लेंगे? टेम्परेचर आपको
25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 273 में जब आप लोग 25 जोड़ेंगे तो ये 298 केल्विन आएगा। बचपन से सबको पता है, पैदा होते से केमिस्ट्री में हमें सिखा दिया गया था 298 केल्विन। केल्विन को केल्विन ने मार डाला, एटीएम को एटीएम ने मार डाला। अब यहां पर जो भी बचा वो बचा 1.6 इंटू 10⁻⁻²। ये पर मोल ऊपर जाकर मोल बन गया, क्योंकि लीटर डिवीजन में रह गया, ये पर लीटर कहलाएगा और सेकेंड्स ऑलरेडी पर सेकेंड है, तो आपको मोल पर लीटर पर सेकेंड में मिल गया। यहां पर ये आपको मोलैरिटी बोल रहा है, यानी हमको बेवकूफ बनाने की इसकी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ये मोलैरिटी बोल के। क्या आप लोग सब जानते नहीं है कि मोलैरिटी की यूनिट ही होती है मोल्स पर लीटर? तो यहां पर ये मोल्स पर लीटर में हमको घुमा रहा है, हमें मोलैरिटी ही मिली है, घबराने की बात नहीं है। 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी आई थिंक 1.09 इंटू 10⁻⁻4। 1.09 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। लो गाइस, हो गया आप लोगों का सवाल, ठीक है, इजी था। -5 होगा यार, -5 होगा, क्योंकि -2 तो ऊपर ही आ गया और ये थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है, 3 डिजिट और ये 2 डिजिट, 3 2 5, हाँ सही बात है, इतना आना चाहिए। तो गाइस ये हो गया आपका क्वेश्चन। बोलो समझ में आया मेरा बच्चों, मेरा देशवासियों? क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़े? पक्का? चलिए ग्रेट। ओके चलिए, तो गाइज हम लोग आगे बढ़े, ग्रेट। चलो अब हम लोग यहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को, आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। गाइस सबसे पहला फैक्टर इज द कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन के रेट पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप लोगों ने मेरे नीट के ऊपर मेरा एनालिसिस वीडियो देखा था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट 2023-2024? मैंने कहा था ऐसे सवाल नीट में, जेई में आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। देखो ये जो आपका टॉपिक आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, आइए मैं आप लोगों को इसे, आप लोगों को अपनी आंखों से विजुअलाइज कराऊं एनसीईआरटी की। क्यों एनसीईआरटी के अंदर हमारी टेबल्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे एग्जाम्पल्स इतने सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। बच्चों को लगता है कि सर उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट देखो। नाउ हम इसे कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। आप यहां पर क्या देख रहे हो इसके अंदर कि ये आपका रिएक्टेंट है बेंजाइल क्लोराइड। क्या बेंजाइल क्लोराइड आपका रिएक्टेंट है? जी हां। शुरुआत में आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.100 था, तो केमिकल रिएक्शन का रेट 1.90 इंटू 10⁻⁻4 था। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन कम करा, आप देखो रेट कम हो गया, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, रेट कम हुआ, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, रेट कम हुआ, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, रेट कम हुआ, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, रेट कम, कॉन्सेंट्रेशन कम, रेट कम, कॉन्सेंट्रेशन कम, रेट कम। तो धीरे धीरे रेट डाउन आ रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग हमारी एनसीईआरटी में लिखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज the concentration of reactant, as the concentration of reactant decreases, rate of reaction
रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, केमिकल रिएक्शन का रेट भी यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या ये टेबल 4.1 आपको नहीं बता रही है कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर हो गया, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर यह डायरेक्टली इंपैक्ट कॉज कर रहा है। तो जब ये टेबल हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है तो आ जाइए हम लोग हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, एक ग्राफ भी हम लोग यहां पर बनाकर देखेंगे। ये ग्राफ भी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बनवाया था, आई होप आपको ये ग्राफ याद हो। हम लोगों ने यहां पर ग्राफ बनाया था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया था, अगर आपको याद हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। हमने देखा था टाइम की शुरुआत में ये यहां था एंड विथ टाइम ये इस तरीके से डिक्रीज हो रहा था। तो यहां पर इस ग्राफ से भी हमको क्या क्लियर होता है, दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, ये आपके ग्राफ से एकदम क्लियर है दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, that the rate of reaction decreases with decrease in concentration, decreases with decrease in concentration of reactant। यानी हम लोगों को यहां पर एक सीधा सा फैक्टर समझ में आ गया कि जैसे जैसे आपके कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता जाएगा, जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट की मात्रा, क्वांटिटी, मोल्स पर लीटर घटते चलेंगे, वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन का रेट भी स्लो डाउन होता हुआ चलेगा। क्या आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हुआ? क्या हम लोगों को पहला पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आया? चलिए अब हम लोग यहां पर इसी के अंदर एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन एंड रेट लॉ। रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। गाइस क्या आपने इसके पहले कभी थोड़ा सा इसे आयोनिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ग्रेट, चलिए मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ rate in terms of, rate in terms of concentration, in terms of concentration of reactants, in terms of concentration of reactants। क्या बोला मैंने? ये आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। यानी अगर मेरे पास में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को एक एक्सप्रेस करूं इस तरीके से कि वो मेरे को केमिकल रिएक्शन का रेट बता दे, सो दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ। इसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेट लॉ। क्या बात समझ में आया? रेट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, rate law is also known as rate expression, is also called as rate expression or differential rate equation और differential rate इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में एक बात हम लोग और ध्यान रखेंगे, दैट इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। यानी आप इसे थियोरेटिकली नहीं करेंगे, आपको इसके लिए लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बिना एक्सपेरिमेंट करे आप इस चीज को नहीं कर सकते। यहां पर अभी आपको आगे 2 मिनट में यह बात समझने आ जाएगी कि यह बात मैंने क्यों बोली। क्या पहले आप लोगों ने इतना लिखा? क्या पहले आप लोगों ने इतना देखा? चलिए अब आप लोगों को, क्योंकि हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं,
हम लोग बोर्ड फोड़ना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जेई में हमारी वाट नहीं लगे, तो मैं आप लोगों को यहां पर वापस से एक चीज एनसीईआरटी में ले जाकर समझाना चाहूंगा और जल्दी से हम लोग एनसीईआरटी में चलेंगे। लाइट चली गई थी तो वो वापस से यहां पर मिसप्लेस हो गया, तो हम लोग वापस से एनसीईआरटी खोलेंगे और नीचे चलेंगे और एनसीईआरटी में हमें क्या मार्क करके रखना है वो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, हम यहां पर बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा डिपेंडेंसी ऑन द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर में डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर केमिकल रिएक्शन का रेट यूजुअली मैटर करता है। और ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर जब हमने टेबल 4.1 पढ़ी थी वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यूजुअली हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, हम लोग रिएक्टेंट को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है, यानी हम लोग प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व रखते हैं। हम लोग कभी नीट में हमें कोई टिपिकल क्वेश्चन आ गया तो वहां पर रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट होगा और हम कंफ्यूज होंगे, तो हम लोग ध्यान रखेंगे केमिकल रिएक्शन का रेट एट अ गिवन टेम्परेचर मे बी डिपेंड ऑन वन और मोर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द रिप्रेजेंटेशन, यहां से आप लोग इसे मार्क करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होगी, दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर हम लोग केवल रिएक्टेंट को लेकर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट को नहीं। यहां पर बात समझ में आई, तो केमिकल रिएक्शन के रेट को अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करते हो उसे बोला जाता है रेट लॉ, और इसे रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। क्या जो मैंने पढ़ाया वही एनसीईआरटी में भी दे रखा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट की तरफ, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, मैं शुरू करवाने वाला हूं, लेकिन आप लोग यहां पर लिखेंगे। अच्छा, अगर आप लोग मेरे नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी रिवीजन में लेने वाले हैं तो यहां पर लिख लेंगे इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होती है। खैर यहां पर ना भी लिखोगे तो भी आगे समझ में आ जाएगा, बट सेफर साइड लिख के चलो। ठीक है, अब आगे हमको क्या पढ़ना है? नाउ यहां पर भी देखो यही बोल रहा है, टेबल 4.1 क्लियरली शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस with the passage of time as the concentration of reactant decreases. Conversely, rate generally increases when concentration of reactant increases. So the rate of reaction depend upon the concentration of reactant. क्या आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया? बहुत मजेदार लगा, वेरी गुड। तो क्या आप ये पॉइंट पूरी तरीके से याद रखेंगे फर्दर अपनी स्टडीज के लिए? चलिए ग्रेट। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से हमारे नोट्स की तरफ, जहां पर हम लोग चीजों को लिख लिख के पढ़ के समझ रहे हैं। चलिए, अब मान लीजिए मेरे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B मोल्स ऑफ B के साथ, ताकि मुझे C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D मिल सके। समझ में आई बात आप लोगों को? यहां पर गाइस ध्यान रखिएगा, A B C D, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए मुझे, स्टोइशियोमेट्रिक, दे आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दीज आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये क्या है? ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। वहीं आपका कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, concentration of reactant और products in moles per liter terms, है ना? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो अगर मुझे इस केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना है, अगर मुझे इस केमिकल रिएक्शन के लिए इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, या मुझे इस केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन बनानी है, या रेट एक्सप्रेशन लिखना है, या रेट लॉ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा द केमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय concentration of reactant B raised to the power y. Guys, this is called as rate equation. This is called as rate equation. क्या बात समझ में आई? यहां पर x और y जो है they are the reaction components. इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें reaction components बोला जाएगा. These are called as the reaction components. क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? कंपोनेंट्स, या आप इसको एक काम करो, एक्सपोनेंट लिख लो. अगर आप ज्यादा मैथमेटिशियन बनना चाह रहे हैं तो आप इसे एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हैं. यहां पर एक बहुत बड़ी गलती मेरा हर प्यारा बच्चा ये करता है कि वो कई बार इस गलती में आ जाता है कि वो जैसे a की पावर x है और यहां पर a के आगे स्मॉल a लिखा है, तो यहां पर ध्यान रखना ये जो x एंड y की वैल्यूज है, तो x एंड y में और may not be, may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. They may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. यानी कि यहां पर एक बात समझने वाली है कि आपके कॉन्सेंट्रेशन की पावर में ये जो x आया है या आपके रिएक्टेंट B के कॉन्सेंट्रेशन की पावर में जो y आया है, इसका और आपके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के, आपके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में B का कितने मोल्स हैं, A के कितने मोल्स हैं, यानी इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, उससे इसकी सिमिलैरिटी हो या ना हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है. इसीलिए मैंने आपसे कहा दैट इज वाई वी ऑलवेज कॉल्ड rate law as an experimental process. यानी हम लोगों को इस केमिकल रिएक्शन का रेट निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे. We cannot obtain rate law equation just by seeing the balanced chemical reaction. तो यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे. हम यहां पर सब लोग स्टार बनाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? दैट the rate law equation cannot be formed. देखो very important point, it cannot be formed by simply observing the balanced chemical reaction. Balanced chemical रिएक्शन, आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को केवल ऑब्जर्व करके रेट लॉ इक्वेशन नहीं बना सकते. वरना मान लो एक केमिकल रिएक्शन में यहां पर ए के आगे मान लो यहां पर 2 लिखा हुआ है और बी के आगे यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो आप यहां पर ए की पावर में 2 और बी की पावर में 1 नहीं लिख सकते. ये वैल्यू आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देखकर नहीं निकाल सकते. आपको इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होगी. कुछ सेकंड बाद आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा. सबसे पहले हम लोग इस रेट लॉ इक्वेशन को थोड़ा लेकर आगे चलते हैं. रेट इज इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो यहां पर मुझे दिखता है k, a की पावर x एंड b की पावर y. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय k? k इज कॉल्ड एज रेट लॉ कांस्टेंट या सिंपल रेट कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट. इसे रेट लॉ कांस्टेंट भी मेरे प्यारे बच्चों बोला जा सकता है. क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी? ग्रेट. अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां पर रेट किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की. लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम कम होता जा रहा है. तो क्या मैं यहां पर रेट की जगह पे माइनस dr/dt नहीं लिख सकता? माइनस dr/dt बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस टाइम मोमेंट पर किस हिसाब से केमिकल रिएक्शन का रेट डाउन जा रहा है, किस हिसाब से रिएक्टेंट की मात्रा कम हो रही है. तो जिस हिसाब से रिएक्टेंट की मात्रा कम हो रही है उस हिसाब से केमिकल रिएक्शन का रेट भी कम होगा. तो आप रेट की जगह माइनस dr/dt लिख के a की पावर में x और b की पावर में y लिख सकते हैं. तो गाइज ये जो आपके पास में दो एक्सप्रेशंस आई हैं,
ये भी आपकी रेट एक्सप्रेशन कहला सकती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन या रेट डिफरेंशिएशन वाली रेट एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसे बोल सकते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है, 100% यहां से सब क्लियर होता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं वापस से एक बार एनसीईआरटी की तरफ। एक बार वापस से एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी में हमें क्या की पॉइंट इसके बारे में लिखना है। देखो एक्सप्रेशन पूरा निकाल दिया है, बकवास बात है ये, रेट कांस्टेंट की बात हो गई। अब हम लोगों को नीट पर्पस से, जेई पर्पस से या हमारे बोर्ड पर्पस से एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो रेट लॉ है या रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसे डिफाइन कैसे करें। आपको आपके नोट्स में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन है इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन, रिएक्शन का रेट गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता जाकर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज गिवन इन मोल्स पर लीटर। यानी आपके पास में जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिखा है, ये क्या है? ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यानी ए की यूनिट क्या है यहां पर? मोल्स पर लीटर। बी की यूनिट क्या है यहां पर? मोल्स पर लीटर। समझ में आती है इतनी बात? तो गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम केवल रिएक्टेंट की बात करेंगे, विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर, विथ ईच टर्म यानी रिएक्टेंट ए की पावर में x, रिएक्टेंट बी की पावर में y, एंड विच मे और मे नॉट बी सेम एज ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हम हमारी भाषा में पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोगों को इसको एक बार एनसीईआरटी की भाषा में भी देखना पड़ेगा और हमें इसे अपने नोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। क्या आप लोगों को रेट लॉ बढ़िया तरीके से समझ में आया? क्या अब हम लोग रेट लॉ समझ पाए? हां सर, रेट लॉ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के, स्क्वायर ब्रैकेट में रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर में x मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट बी की पावर में y। और मैं एक बात का ध्यान रखूंगा, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर में होगा। और मैं क्या ध्यान रखूंगा कि ये जो रिएक्टेंट ए और बी की पावर में x और y है, ये उनकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखकर मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा। ये जो a की पावर में x और b की पावर में जो y की वैल्यू है, ये मैं एक्सपेरिमेंटेशन से निकालूंगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे विद एक्सपेरिमेंटेशन। आई लव एनसीईआरटी, क्योंकि मैं बताऊं एनसीईआरटी इतनी परफेक्ट तरीके से दी गई है कि बंदा अगर इसको पढ़ ले तो नीट फोड़ के आ जाए। बस इसको पढ़ने का सही तरीका आपको आना चाहिए, बाकी तो क्या है कि हम लोग सब फोड़ सकते हैं। अब यहां पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2NO प्लस O2 से बन रहा है 2NO2। ठीक है, आ जाओ थोड़ा हम लोग हमारे नोट्स पर चलते हैं और इस केमिकल इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं। 2 मोल्स ऑफ NO जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ NO2 बनाता है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे इसका रेट एक्सप्रेशन लिखकर दो, तो गाइज मैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर इसका रेट इक्वेशन लिख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जब मैं इसका रेट इक्वेशन लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, इसकी पावर में x और इसकी पावर में y की वैल्यू कहां से लाऊंगा? मुझे यहां पर ये जो 2 दिख रहा है, यहां जो 1 दिख रहा है, ये तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेकिन x और y मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसका बहुत सुपर्ब एग्जांपल हमें एनसीईआरटी वालों ने दिया है। देखो, हम इसके बहुत प्यारे से एग्जांपल को एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ये आपको एक टेबल दे रखा है, आइए हम इस टेबल को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और जरा अच्छे तरीके से इसको देखिए। देखो, अब अगर आप यहां पर इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पहले वाले केस में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोल्स पर लीटर दे रखा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोल्स पर लीटर दे रखा है। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 0.096 दे रखा है। अब हमने सेकेंड केस में क्या किया,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, डबल डबल क्या कर दिया, डबल कर दिया, 0.30 से 0.60 कर दिया। लेकिन वहीं पर हमने हमारे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा, हमने हमारे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या देखता हूं कि केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होकर 0.384 हो गया। आइए जरा इसको हम लोग एक काम करते हैं, हमारे नोट पैड पर लिखकर आराम से इसको डिस्कस करके देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर मेरे पास में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, और यहां पर मेरे पास में केमिकल रिएक्शन का रेट है। फर्स्ट केस में अगर मेरे पास में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोल्स पर लीटर, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 मोल्स पर लीटर होता है, तो मेरे पास में केमिकल रिएक्शन का रेट 0.096 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होगा। क्या आप लोगों को यूनिट लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं? रेट की यूनिट हमेशा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है, रिएक्टेंट की यूनिट हमेशा मोल्स पर लीटर होती है, रिएक्टेंट की यूनिट हमेशा मोल्स पर लीटर होती है। सेकेंड केस में हमने क्या करा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा। तो पता है मैंने क्या ऑब्जर्व करा, मैंने ऑब्जर्व करा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 6 4 24 2 कैरी 36 37 38 384 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो गया। तीसरे केस में हमने वापस से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को पहले जैसा सेम कर दिया, लेकिन अब हमने ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। तो हमने पाया कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है उसका जो रेट है, सॉरी, वो हो गया 192, 0.192, वो कितना हो गया 0.192। और चौथे वाले केस में हमने इसको भी डबल कर दिया, हमने ऑक्सीजन को भी डबल कर दिया, तो हमें केमिकल रिएक्शन का जो इस केमिकल रिएक्शन का रेट है वो लगभग 7 8 2 16 यानी कि 768, यस 768 हो गया। अब इस टेबल से हमें क्या समझ में आया, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में यहां पर मिल जाएगा, पेज नंबर 101 पर आपको ये टेबल मिल जाएगा। मैं इसी टेबल को वहां ले जाकर अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसको अगर ध्यान से देखें तो गाइस पहले वाला केस देखो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम। आप यहां पर देखो कितने टाइम्स बढ़ गया, ये आप यहां पर देख रहे हो, ये 4 टाइम्स बढ़ गया। केमिकल रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ गया जब तुमने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया। अगले केस में हमने क्या करा, अगले केस में हम लोगों ने ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो डबल कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, यानी कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सेम। जब मैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूंगा, मैं देखता हूं कि मेरे केमिकल रिएक्शन का रेट यहां पर ट्वाइस, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। तो यहां पर मैं एक काम करूं, यहां पर मैं रेट इज इक्वल टू के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन लिख लूं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि इनिशियल में इसका रेट 0.096 था, 0.096 था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 था और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.30 था। जब हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 0.384, तो यहां पर मैंने देखा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम था, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम था। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर क्या समझ में आया कि जब मैंने हमारे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, यानी जब मैंने उसको 2 टाइम्स बढ़ाया, तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया। तो यहां पर समझ में आया कि इसकी पावर में 2 होना चाहिए, इसकी पावर में 2 होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए इनिशियली मेरे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
लेकिन अगर मैंने मेरे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, यहां पर रेट 1 टाइम ही था, यहां पर आपका रेट 1 टाइम था, बाद में आपका रेट 2 टाइम्स हो गया। अगर मान लो मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल की जगह 3 टाइम्स कर देता तो हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट कितने टाइम बढ़ जाता? 9 टाइम्स बढ़ जाता। समझ में आया? तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि मेरे इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाम के रिएक्टेंट के ऊपर जो X है उसकी वैल्यू 2 है। चलिए वापस पीछे चलते हैं, अब ऑक्सीजन का देखते हैं। जब मैंने ऑक्सीजन के रेट को 2 टाइम्स किया, डबल किया, तो मैं देखा केमिकल रिएक्शन का रेट भी 2 टाइम हुआ। मतलब कि डेफिनेटली यहां पर ऑक्सीजन की पावर में 1 होना चाहिए। कैसे? आप देखो, जब मेरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 1 की पावर में 1 था तो इसका रेट 1 टाइम था। जब मैंने इसको 2 की पावर में 1 किया तो इसका रेट 2 हो गया। यानी जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो मेरे केमिकल रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स बढ़ गया। जब मैं इसको 3 टाइम्स करूंगा तो 3 की पावर 1 तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट 1 टाइम चल रहा है। तो इस तरीके से मुझे इस डेटा को एनालाइज करके समझ में आया कि हमारी रेट इक्वेशन इस केमिकल रिएक्शन के लिए कैसी बनेगी। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया? क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया? और जब हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और जब हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि केमिकल रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। करके देखें। देखो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर हमारे इस कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, हमने हमारे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को भी 2 टाइम्स कर दिया। तो अब यहां पर देखो आपके केमिकल रिएक्शन का रेट 8 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद करके देख लो। 0.096 को जब आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 जा 48, 4 कैरी 8 9 जा 72, 7 7 देखो 0.768 एग्जैक्टली 8 टाइम्स बढ़ गया। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको मदद करेगा इस तरीके के केमिकल रिएक्शन के रेट्स को समझने के लिए। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आप लोगों को बात समझ में आई? तो गाइज यहां पर इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी 2 मोल्स ऑफ NO with oxygen gives you 2 moles of NO2, यहां पर इंटरेस्टिंगली लकीली आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और आपकी रेट इक्वेशन सेम दिख रही है। बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको अगर लेकर बताऊं कि अगर मेरे पास में CHCl3 है और अगर मैं इसका ट्रीटमेंट क्लोरीन के साथ करूं ताकि मुझे यहां पर CCl4 प्लस HCl मिल जाए, तो देखने वाला क्या बोलेगा कि अच्छा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मैं काम करता हूं रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, ये लिख देता हूं, काम खत्म। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसकी रेट इक्वेशन देखोगे तो इसकी पावर तो 1 रहेगी लेकिन इसकी पावर हाफ हो जाएगी। ये है इसकी रेट इक्वेशन। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है? इज दिस वेरी 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 मच क्लियर टू यू? तो क्या हम सभी लोगों को रेट इक्वेशन समझ में आ गया? सो देयरफॉर रेट इक्वेशन निकालने के लिए आप लोगों के पास में थ्योरेटिकल डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को इस प्रकार के सवाल वैल्यूज देखकर प्रेडिक्ट करने के बहुत ज्यादा बार आएंगे। आप लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्या ये चीज क्लियर होती है प्यारे बच्चों? देख लीजिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, ये वाला जो रेट लॉ इक्वेशन है इसके ऊपर क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज इतना पढ़ के रखो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी में कोशिश करना रीड करने की, दैट वी विल स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।